हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू SDMBIC इलाहाबाद ऑनलाइन क्लास। तो क्लास 12th के सिविक्स में नागरिक शास्त्र में अध्याय सेकंड पढ़ाया जा रहा है, अध्याय 2 पढ़ाया जा रहा है। तो इस चैप्टर का नाम है दो ध्रुवीयता का अंत। तो आज का इस चैप्टर का ये चौथा वीडियो। आई होप आपको जो पिछले 3 वीडियो इस चैप्टर के बनाए गए हैं, समझाए गए हैं, आपको समझ में आया होगा। तो इस चौथे जो वीडियो है चैप्टर 2 के, इसमें आज हम किसके बारे में समझेंगे, पढ़ेंगे? रूस में आघात चिकित्सा, जिसे शॉक थेरेपी कहते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। और फिर उसके क्या क्या परिणाम हुए, जैसे आर्थिक परिणाम क्या हुआ और साथ ही साथ राजनीतिक क्या परिणाम हुए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आई होप पिछले वीडियो में आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से सोवियत संघ का विघटन हुआ, उसके क्या कारण थे, क्या परिणाम थे, सभी के बारे में आपको बताया गया है। तो आज से स्टार्ट करते हैं इस वीडियो में। पहला पॉइंट जो है, रूस में आघात चिकित्सा, शॉक थेरेपी। अब देखिए, जो शॉक थेरेपी है इसका मतलब क्या होता है? शॉक थेरेपी का मतलब, जिसे आघात चिकित्सा कहते हैं, इसका क्या मतलब होता है? तो इसका मतलब होता है आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। शॉक थेरेपी का, आघात चिकित्सा का क्या मतलब होता है? आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। अब यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं कि शॉक थेरेपी दिया, शॉक थेरेपी इस पॉइंट का नाम है। रूस में आघात चिकित्सा, तो वहाँ पे इलाज जो किया जा रहा था, सदमा पहुंचा के इलाज किया जा रहा था या आघात पहुंचा के। इसका मतलब ये है कि जब कम्युनिस्ट पार्टी की खात्मा हुई, कम्युनिस्ट शासन जो था, साम्यवादी शासन, कम्युनिस्ट शासन था, तो उसके खात्मे के बाद रूस में क्या हुआ? ऐसा कुछ हुआ जहाँ की आर्थिक स्थिति और राजनीतिक स्थिति बदलती नजर आई। मतलब ये कि देखिए, अभी तक रूस की कृषि, भूमि और उद्योग धंधों पर किसका अधिकार था? सरकार का नियंत्रण था। क्यों? क्योंकि वहाँ पे समाजवादी व्यवस्था थी। रूस में समाजवादी व्यवस्था, साम्यवादी व्यवस्था के अंतर्गत क्या था कि सरकार का नियंत्रण था हर चीज में, चाहे उद्योग हो या कृषि हो, किसी भी क्षेत्र में सरकार का नियंत्रण था। वहीं हम अगर बात करते हैं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की, जो अमेरिका उसका प्रमुख उदाहरण है, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या होता है कि सरकार का उतना रोल नहीं होता है, उस व्यक्ति का रोल होता है जो उद्योग लगाया होता है, उस व्यक्ति का उस पर ज़्यादा अधिकार होता है। तो रूस में क्या था? समाजवादी व्यवस्था था, परंतु अब इन्हें निजी नियंत्रण में लाया जा रहा था, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे रूस में भी फैलने लगी। कब फैलने लगी? जब सोवियत संघ का विघटन हुआ। सोवियत संघ के विघटन के बाद 1991 के बाद, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का विघटन 1991 में हुआ, दिसंबर 1991 में। तो उसके विघटन के बाद क्या हुआ? रूस में समाजवादी व्यवस्था का अंत हो गया और पूंजीवादी व्यवस्था रूस में भी धीरे धीरे फैलने लगी। क्योंकि आपको मालूम है कि उससे पहले रूस में क्या था? कम्युनिस्ट तानाशाही था। क्या था? कम्युनिस्ट तानाशाही। लेकिन अब इसकी स्थापना होने लगी, धीरे धीरे रूस में लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। किसकी? लोकतंत्र की स्थापना होने लगी। इसका प्रसार मतलब इसका फैलाव धीरे धीरे पूरे रूस में होने लगा। अब इससे प्रभाव क्या पड़ा कि रूसी समाज और उसकी अर्थव्यवस्था का क्या हुआ? प्रसार हुआ। जैसे ही लोकतांत्रिक व्यवस्था रूस में आया, पूंजीवादी व्यवस्था रूस में आया, धीरे धीरे पूंजीवादी का प्रसार होने लगा, तो रूस की अर्थव्यवस्था भी धीरे धीरे क्या होगी? ऊपर आने लगी, जो कि काफी नीचे चली गई थी। भारी उथल पुथल का जो कारण बनी थी समाजवादी व्यवस्था में, वह धीरे धीरे क्या हुई? उसका काया पलट होने लगा, जो भारी उथल पुथल का कारण पहले ही बन चुकी थी। अब इसीलिए इसे शॉक थेरेपी कहा जाने लगा। शॉक थेरेपी क्यों कहा गया? कि जो रूस की पहले समाजवादी व्यवस्था थी, अब वो समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और उसके स्थान पे क्या हुआ? निजी नियंत्रण आया, यानी कि पूंजीवादी व्यवस्था है, जिसके इसी को हम क्या कहते हैं? शॉक थेरेपी कहते हैं। यानी कि जो आघात या सदमा लगा था रूस की व्यवस्था को, वह धीरे धीरे अब पटरी पर आने लगा।
तो आपको आघात चिकित्सा समझ में आया होगा। आशा करते हैं कि आघात चिकित्सा या शॉक थेरेपी यही था कि जो रूस में समाजवादी व्यवस्था थी वो क्या हुई, धीरे धीरे समाप्त हो गई और उसके स्थान में कम्युनिस्ट तानाशाही समाप्त हो गई और उसके स्थान पर लोकतंत्र आया और अर्थव्यवस्था क्या हुआ, रूस की अर्थव्यवस्था धीरे धीरे पटरी पर आने लगी। तो इसी को हम शॉक थेरेपी कहते हैं। अब शॉक थेरेपी जो है उसके क्या परिणाम हुए ये तो हम जान गए कि रूस में शॉक थेरेपी आया, लेकिन इसके परिणाम क्या हुए। तो शॉक थेरेपी के परिणाम जो हुए वो बहुत ही हम कह सकते कि अच्छा था। किन्हीं लोगों को, रूढ़िवादियों को, अगर रूढ़िवादी विचारधाराओं को छोड़ दिया जाए तो वह रूस के लिए काफ़ी अच्छा सिद्ध हुआ। जिसमें पहला पॉइंट क्या है, सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। अब रूढ़िवादी इसका विरोध करते रहे लेकिन फिर भी रूस में पूंजीवादी व्यवस्था धीरे धीरे कायम होने लगा। तो पहला पॉइंट जो है सामाजिक सुरक्षा का बिखर जाना। देखिए सोवियत संघ जो पहला देश था जहाँ पे नागरिकों को काम का अधिकार दिया गया था। मैंने पहले वीडियो में बताया था कि सोवियत संघ जो था, जब सोवियत संघ की स्थापना हुई तो वह संसार का पहला ऐसा संघ था, ऐसा देश था जहाँ पे काम का अधिकार दिया गया था। बूढ़े गरीबों को क्या, जो बूढ़े थे, बीमार थे, उनको सहायता दी जाती थी, सरकारी सहायता, क्योंकि उसकी व्यवस्था क्या थी, रूस की जो व्यवस्था थी वो समाजवादी व्यवस्था थी। और समाजवादी व्यवस्था का मुख्य लक्ष्य या उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना, समाज की समस्याओं का समाधान करना। तो समाजवादी व्यवस्था थी तो बूढ़े गरीबों को और बीमार पड़ने वाले लोगों को क्या किया जाता था, आर्थिक सहायता दी जाती थी। लेकिन जब समाजवाद समाप्त हो गया तो ये सारी व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे क्या हो गई, समाप्त हो गई, जिससे क्या हुआ, गरीबी बढ़ने लगा और स्वास्थ्य सेवाएं करीब करीब ठप हो गई। क्योंकि जैसे ही समाजवादी व्यवस्था समाप्त हुई, पूंजीवाद का प्रसार होने लगा तो ये सारी व्यवस्थाएं भी धीरे धीरे समाप्त होने लगी। सेकेंड क्या है, आर्थिक विषमताएं। आप पहले वीडियो में ये भी समझे थे कि जब समाजवादी व्यवस्था थी लोगों को काम का अधिकार दिया जाता था, बेरोजगारी लगभग समाप्त हो गई थी कि तो उसका परिणाम क्या हुआ था कि आर्थिक समानता रूस में आने लगा था। लेकिन जैसे ही सामाजिक व्यवस्था समाप्त हुई, बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए, गरीबी आने लगी, तो आर्थिक विषमता जो थी वो फिर पुनः बढ़ने लगी। जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में विकसित देशों में आर्थिक विषमताएं होती है, कोई बहुत अधिक अमीर होता है, कोई बहुत अधिक गरीब होता है। तो वही समस्या रूस में दोबारा आ गई, रूस में भी आर्थिक असमानता बढ़ने लगी, कोई बहुत अधिक अमीर हो गया, कोई बहुत अधिक गरीब हो गया और मध्यम वर्ग समाप्त हो गया। अब या तो बहुत अमीर थे या तो बहुत ही गरीब थे। तो कुछ लोगों को फायदा हुआ, जो अमीर थे अमीर होते चले गए, लेकिन कुछ लोगों को बहुत ही नुकसान हुआ, जो गरीब थे उनकी गरीबी और भी बढ़ने लगी। तीसरा पॉइंट क्या है, आर्थिक संकट। अब देखिए इसका मतलब ये है कि देखिए अब सामूहिक जो कृषि फार्म थे उसमें उसको क्या किया गया, निजी फार्म में बदल दिया गया। जो सामाजिक फार्म थे, जो यहाँ पे सामूहिक रूप से खेती होती थी, लोगों को काम दिया जाता था, बेरोजगारों को काम दिया जाता था। तो अब समाजवादी अर्थव्यवस्था जैसे ही समाप्त हुई तो वो जो फार्म थे उस पर किसका अधिकार हो गया, वो निजी फार्म में बदल दिया गया। जो सरकारी कल कारखाने थे उसको निजी क्षेत्र में लाया जाना कोई आसान काम नहीं था। लेकिन फिर भी ये क्या हुआ, धीरे धीरे निजी क्षेत्र का विस्तार होने लगा। क्योंकि आप सभी जानते हैं निजी क्षेत्र यानी कि निजी क्षेत्र में जो व्यक्ति जिसका अधिकार होता है वो अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए अपना काम करता है, न कि समाज के कल्याण के लिए। जैसे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की भी यही विशेषता है। इसका विशेषता ये होता है कि व्यक्ति विशेष जो जिसका वो कारखाना है, जिसका उद्योग है, वह अधिकतम लाभ करने के लिए, अधिकतम लाभ अर्जित करने के लिए काम लेता है। जबकि समाजवादी अर्थव्यवस्था में ऐसा नहीं होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, समाज की सेवा करना, समाज की समस्याओं का समाधान करना। तो यहाँ पे आर्थिक संकट गहराती चली गई। हालांकि जो राष्ट्रपति उस समय के थे एल्तसीन और उनके जो साथ अन्य अधिकारी थे, सगे संबंध थे, उन्होंने क्या किया, सरकारी कल कारखानों और कृषि फार्मों को मिट्टी के मोल यानी कि सस्ते दाम पर खरीद लिया। अब जो राष्ट्रपति थे, उनके अधिकारी थे और सगे संबंधी लोग उनके संबंधी थे, उन्होंने क्या किया, उन सभी फार्मों को, उद्योगों को, कारखानों को सस्ते दाम पे खरीद लिया। लेकिन चूंकि कल कारखानों की बिक्री कीमतें बहुत ही कम थी, इसलिए इसे इतिहास की सबसे बड़ी गराज सेल कहा गया। क्या कहा गया, गराज सेल। गराज सेल क्यों कहा गया, क्योंकि जो इन्हें खरीदा गया वो काफी सस्ते दामों पे बिक रही थी। चाहे वो जमीन जायदाद हो जाए या उद्योग कल कारखाने हो जाए, वो सस्ते दामों पे बिकने लगी, इसलिए इसे क्या कहा गया, गराज सेल कहा गया। अब इसमें का लास्ट पॉइंट क्या है, मुद्रास्फीति।
शाक थेरेपी का आर्थिक जो परिणाम है उसमें चौथा पॉइंट क्या है, मुद्रास्फीति। अब देखिए हुआ क्या, मुद्रास्फीति में ये होता है कि जो वहाँ का मुद्रा होता है उसका मूल्य काफ़ी नीचे गिर जाता है। अब जैसे ही मूल्य नीचे गिरेगा तो महंगाई बढ़ जाएगी। तो रूस का जो मुद्रा है उसका क्या नाम है, रूस की मुद्रा का नाम है रूबल। जैसे हमारे यहाँ क्या चलता है, रुपया चलता है, तो रूस में क्या चलता है, रूबल चलता है। तो मुद्रास्फीति की वजह से क्या हुई कि रूस की जो रूबल थी, जो रूस की मुद्रा थी रूबल, वो काफ़ी नीचे आ गया, उसके जो मूल्य था उसका मूल्य था वो काफ़ी नीचे आ गया। और 1992 से 2000 तक क्या हुआ, 1992 से 2000 तक रूस पर विदेशी कर्ज बढ़ गया। कितना कर्ज बढ़ा, 160 अरब डॉलर। 1992 से 2000 के बीच रूस में 160 अरब डॉलर रूस का विदेशी कर्ज बढ़ गया। अब राष्ट्रपति जो एल्त्सिन थे उन्होंने बार बार अपने प्रधानमंत्री बदलते रहे, फिर भी अर्थव्यवस्था नहीं सुधरी। तो ये सारे कारण रहे शाक थेरेपी की जो आर्थिक परिणाम हुए, तो हम कह सकते हैं कि बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हुए। हालांकि कुछ लोगों को फायदा मिला, जो धनी लोग थे, धनी वर्ग के लोग, लेकिन गरीबों की आर्थिक स्थिति और भी चौपट होती चली गई। आई होप आपको ये आर्थिक परिणाम समझ में आए होंगे। अब रूस का जो शाक थेरेपी था उससे सिर्फ आर्थिक परिणाम ही नहीं हुआ, आर्थिक प्रभाव ही नहीं पड़ा, बल्कि राजनीतिक प्रभाव भी पड़ा। तो उसके राजनीतिक प्रभाव क्या थे, राजनीतिक का क्या परिणाम हुआ, तो आगे देखते हैं। देखिए शाक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम। अब इसमें क्या हुआ कि अब देखिए लोकतंत्र संस्थाओं का विकास धीरे धीरे होता है। अगर लोकतंत्र, किसी भी देश में लोकतंत्र की स्थापना की जाएगी तो वहाँ पे जो संस्थाएं बनेंगी, अब अचानक से तो उनका विकास हो नहीं जाएगा, उसको बनने में, उसका विकास होने में समय लगेगा। तो रूस में भी यही हुआ, धीरे धीरे उसका विकास हुआ, लोकतांत्रिक संस्थाओं का विकास धीरे धीरे हुआ। अब रूस और रूस से अलग होकर अब तजाकिस्तान था, उज्बेकिस्तान था, जो नए राज्य बने थे, वहाँ भी अब संविधान बनाने की हड़बड़ी मच गई। यानी कि जल्दी जल्दी वो भी लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे, वे देश भी, तजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान। तो उन्होंने क्या किया, संविधान बनाने के लिए प्रयास किया और हड़बड़ी में जल्दी जल्दी संविधान बनाना शुरू कर दिया। इससे हुआ क्या, इससे लोकतांत्रिक ढंग से चुनी गई संसदों के मुकाबले कार्यपालिका, जो कि राष्ट्रपति था, को कहीं ज़्यादा शक्तियाँ प्राप्त थी। अब जल्दी जल्दी बनाएंगे, वहाँ पे धीरे धीरे जल्दी जल्दी संविधान बनने लगा, तो चुनाव जल्दी जल्दी होने लगे। इसमें कार्यपालिका की शक्ति काफ़ी तेजी से बढ़ गई, क्योंकि वहाँ की कार्यपालिका का जो प्रधान होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। क्योंकि वहाँ का जो देश का मुख्य नेता होता है, कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति की शक्ति काफ़ी अधिक बढ़ गई। जैसे हमारे यहाँ प्रधानमंत्री होते हैं, सबसे अधिक शक्ति किसके पास है, प्रधानमंत्री के पास। तो वहाँ पे किसके पास था, रूस में और अन्य वहाँ के देशों में राष्ट्रपति के पास। अब रूसी राष्ट्रपति की लोकप्रियता का ग्राफ काफ़ी नीचे आ गया था, जिससे चीज़ें हाथ से निकल रही थी, क्योंकि ये सारी चीज़ें जो शाक थेरेपी की वजह से वहाँ के जो राष्ट्रपति थे उनकी लोकप्रियता काफ़ी तेज़ी से गिरने लगी। और साथ ही साथ 1993 में तो उनको धमकी भी दी गई। क्या धमकी दी गई, कि वह रूसी संसद को भंग कर देंगे। मतलब कि उन्होंने 1993, आप सभी को मालूम है कि 1993 में एल्त्सिन ही राष्ट्रपति थे, या इसके बाद 1996 में भी दूसरा चुनाव हुआ। 92 से 96 पहला द्वितीय राष्ट्रपति एल्त्सिन थे, फिर 96 में चुनाव हुआ, पुनः वो जीत गए थे, और 1999 तक वो शासक रहे, क्योंकि उसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद व्लादिमीर पुतिन वहाँ के राष्ट्रपति बने। तो 1993 में उन्होंने धमकी दी कि वह रूसी संसद को भंग कर देंगे। इसी वर्ष में उन्होंने क्या किया था, इमरजेंसी यानी कि आपातकाल की घोषणा कर दी थी। उनके बहुत सारे विद्रोह उनके खिलाफ हो रहे थे, जिसकी वजह से उन्होंने क्या किया, देश में विद्रोह को समाप्त करने के लिए, भंग करने के लिए उन्होंने आपातकाल लगाया था। जो कब लगाया था, 1993 ईस्वी में। इसके अलावा फिर क्या हुआ, 1995 में रूसी संसद के लिए चुनाव हुए। संसद की कुल 450 सीटें थी। कितनी सीटें थी, 450 सीटें थी, जिसमें पार्टियों की संख्या कितनी थी, 43 पार्टी। 450 सीटों में 450 सीटें थी और पार्टियां कितनी थी, 43 पार्टियां थी। अब सर्वाधिक सीटें किसको मिली,
जुगानेव के नेतृत्व में जो कम्युनिस्ट पार्टी थी, उन्होंने सबसे अधिक पार्टी मतलब कि उन्होंने सबसे अधिक सीटें जीती। हालांकि कम्युनिस्टों को कुल 157 सीटें ही मिली थी, क्योंकि 43 सीटें थी, 43 पार्टियां थी, तो जो सीटें थी वो सभी पार्टियों में धीरे धीरे ज़्यादा बट गई थी। तो शॉक थेरेपी का राजनीतिक परिणाम क्या हुआ? 60 में हम कह सकते हैं कि शॉक थेरेपी का राजनीतिक परिणाम यह हुआ कि उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति जो एल्तसीन थे, उनकी लोकप्रियता गिर गई, लोकप्रियता कम होने लगी। उन्हें 1993 में आपातकाल की घोषणा करनी पड़ी। साथ ही साथ देश में लगभग 43 पार्टियां बन गई, यानी कि पार्टियों का विस्तार हुआ, जिसके वजह से क्या हुआ? पार्टियों का विस्तार होने से सीटों की संख्या बढ़ गई। ये सारी समस्याएं रूस में आई। अब उसी तरह मैंने आपको क्या बताया कि 1999 में जब राष्ट्रपति उस समय के कौन थे? एल्तसीन। तो एल्तसीन जो राष्ट्रपति थे, उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। तो 1999 में ही कौन राष्ट्रपति बना? 31 दिसंबर 1999 को एल्तसीन ने पद से त्यागपत्र दे दिया, और जो प्रधानमंत्री व्लादिमीर पुतिन वह रूस के कार्यवाहक राष्ट्रपति बन गए। पुनः 2000 में चुनाव कराया गया और वह राष्ट्रपति चुने गए। कौन? व्लादिमीर पुतिन, जो आज भी रूस के राष्ट्रपति हैं। अब इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद रूस ही नहीं बल्कि रूस से जो भी सोवियत संघ से जो भी गणराज्य अलग हुए थे, उन सभी देशों में संघर्ष होने लगा, तनाव होने लगा, रूस की स्थिति खराब होती चली गई, उत्पादन में गिरावट आया, बेरोजगारी बढ़ी, और साथ ही साथ वहाँ पृथकतावाद आंदोलन चलाए जाने लगे। पृथकतावाद आंदोलन का मतलब जो पूर्वी यूरोप के देश थे, वे अलग अलग होने के लिए, हर देश से अलग होने के लिए आंदोलन चलाए जाने लगे वहाँ पे। जैसे चाहे चेचन्या और दागिस्तान हो जाए, तजाकिस्तान हो जाए, किर्गिस्तान हो जाए, पूर्वी यूरोप के जितने भी राज्य थे, वहाँ पे इस तरह के आंदोलन शुरू हो गए। जो कम्युनिस्ट सरकार थी, वहाँ पे धीरे धीरे उनका तख्तापलट होने लगा। हर देश की कम्युनिस्ट सरकार का तख्तापलट होने लगा। वहाँ पे गणतंत्र की स्थापना की, यानी हर देश में जो भी 15 गणराज्य थे, वहाँ पे धीरे धीरे गणतंत्र की स्थापना की जाने लगी, लोकतंत्र की नींव पड़ी। तो ये सारी चीजें थी जो शॉक थेरेपी के राजनीतिक परिणाम के अंतर्गत आती हैं। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। तो अगला पॉइंट क्या है? रूस और पूर्व साम्यवादी देशों के साथ भारत के संबंध। पिछले वीडियो में भी आप पढ़ चुके हैं कि रूस के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंध अच्छे थे, आर्थिक संबंध अच्छे थे। उसकी वजह से भारत को काफ़ी ज़्यादा सहायता मिली। रूस के थिएटरों में भारत के फिल्मों को दिखाया गया। भारत ने बहुत सारे लड़ाकू विमान रूस से खरीदे या अन्य बहुत सारे हथियार रूस से खरीदे। तो ये सारे, अब इसके अलावा अन्य जो रूस के साथ अन्य जो देश थे साम्यवादी देश, उसके साथ भारत के क्या संबंध थे? तो आते हैं पहले पॉइंट पे, आर्थिक संबंध। अब उन देशों के साथ भारत के आर्थिक संबंध कैसे थे? देखिए, जब भारत ने उद्योग लगाया, विशेषकर इस्पात के कारखाने लगाने का फैसला किया, तो हमें पूंजी और मशीनें चाहिए थी, जो रूस ने दिया। भिलाई, रांची, बोकारो, जो कब लगाए गए? 1956 में। ये सारे कारखाने कब लगाए गए? 1956 व साथ ही साथ 1961 के दौरान लगाए गए। यानी कि 1956 से 1961 के बीच ये सारे भिलाई में, रांची में, बोकारो में इस्पात के कारखाने लगाए गए। तो भारत रूस व्यापार में दिनों दिन वृद्धि हो रही थी, क्योंकि रूस ने भारत की आर्थिक सहायता की, जिसकी वजह से ये सारे कारखाने लगाए गए। अब 1955-56 में क्या हुआ? 1955-56 में भारत से निर्यातित माल का 0.6% हिस्सा रूस को जाता था। यानी कि भारत से रूस में जो भारत निर्यात करता था, उस निर्यात का 0.6% कहाँ जाने लगा? रूस में। यानी कि रूस भारत से आयात करने लगा। और 1978 में क्या हुआ? 1250 करोड़। वो निर्यात जो भारत ने रूस को कितने रुपए का सामान बेचा? 1250 करोड़ का सामान बेचा, जिससे भारत को जब भी विदेशी मुद्रा का अभाव होता था, सोवियत संघ ने भारत को करेंसी रुपए को विदेश व्यापार का आधार बनाकर हमारे अर्थव्यवस्था को राहत पहुंचाई थी। भारत को जब भी आर्थिक कमी हुई, यानी कि आर्थिक समस्या भारत के सामने आई, जब भी पैसों की आवश्यकता थी, पूंजी की आवश्यकता थी, तो रूस ने उस पूंजी की समस्या को
दूर किया। तो ये थे आर्थिक संबंध। अब दूसरा क्या है, राजनीतिक संबंध। अब भारत का उन देशों के साथ राजनीतिक संबंध क्या था सॉरी। अब देखिए राजनीतिक संबंध में क्या हुआ, राजनीतिक संबंध भारत के कैसे थे, तो देखिए अब भारत ने क्या किया, कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद के सुपुर्द कर दिया, यानी कि कश्मीर का प्रश्न सुरक्षा परिषद में उठाया, क्योंकि हम सभी को मालूम है कि कश्मीर के इशू को लेकर भारत और पाकिस्तान में कई युद्ध हुए। 1965 का युद्ध, 71 का युद्ध, 1999 का कारगिल युद्ध, ये सारे युद्ध कश्मीर को लेकर ही हुए हैं। तो इस प्रश्न पे रूस ने क्या किया, भारत का साथ दिया, क्योंकि रूस भारत का मित्र बन चुका था, तो रूस ने भारत का पक्ष लिया। और साथ ही साथ 1962 ईस्वी में क्या हुआ, 1962 में गोवा में पुर्तगाली शासन के खिलाफ रूस ने क्या की, भारत ने सैनिक कार्रवाई की भारत ने क्या किया कि सैनिक कार्रवाई की, क्योंकि गोवा पे उस समय किसका अधिकार था, 1962 तक गोवा पर पुर्तगालियों का अधिकार था। तो भारत ने क्या किया, सैनिक कार्रवाई की, जिसमें रूस ने भारत की सहायता की। और साथ ही साथ 1965, मैंने पहले बताया कि 1965 में पाकिस्तान से भारत का युद्ध हुआ था कश्मीर के मुद्दे को ही लेकर। तो 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के समय रूस का जो रुख था, यानी कि रूस किसके तरफ था, भारत के पक्ष में था, भारत के साइड था। साथ ही 1971 में भी जो युद्ध हुआ था, जो सेकेंड कश्मीर को लेकर दूसरा युद्ध था, उसमें भी रूस ने भारत की सहायता की और सहयोग की संधि पे हस्ताक्षर किए। तो ये सारी जो राजनीतिक संबंध भारत और रूस के साथ था, इसी वजह से रूस ने समय समय पे युद्धों के समय या अन्य किसी भी विवाद के समय भारत का साथ दिया। अब अगले पॉइंट पे चलते हैं, सांस्कृतिक और शैक्षणिक क्षेत्रों में आदान प्रदान। तो इसका मतलब यह है कि देखिए सन 1981 ईस्वी में भारत और रूस के बीच एक प्रकार का समझौता हुआ, जिसको सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान समझौता हम कह सकते हैं। सांस्कृतिक और शैक्षणिक आदान प्रदान को लेकर एक समझौता हुआ। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी चीज़ों का आदान प्रदान हुआ। भारत की फिल्में जो थी वो रूस के थिएटर में दिखाई जाने लगी। जो आवारा फिल्म था उसको रूसी भाषा में अनुवाद किया गया, वहाँ के थिएटरों में दिखाया गया। ये सारी भाषाओं का आदान प्रदान हुआ। तो ये सारी चीज़ें क्या हुई, भारत और रूस को काफ़ी करीब लाई। और ये सांस्कृतिक और जो शैक्षणिक, यहाँ तक कि शिक्षा व्यवस्था उन दोनों देशों ने आपस में क्या किया, साझा किया कि किस हिसाब से शिक्षा अपने देश के विद्यार्थियों को दी जाए। तो ये सारी जो आदान प्रदान थी वो किस वजह से हुई, भारत और रूस के संबंध अच्छे होने की वजह से। लास्ट पॉइंट जो इसमें का है वो क्या है, सैन्य संबंध और वैज्ञानिक आदान प्रदान। अब इसमें क्या हुआ, देखिए 1979 ईस्वी में भारत और रूस के द्वारा एक संयुक्त विज्ञप्ति जारी की गई, जिसे महासागर को शांति का क्षेत्र घोषित किया गया। जो भारतीय महासागर यानी कि हिंद महासागर है, हिंद महासागर, इसको क्या घोषित किया गया, 1979 में शांति का क्षेत्र। शांति का क्षेत्र का मतलब ये होता है कि यहाँ पे युद्ध न हो, ऐसा प्रयास किया जाए कि यहाँ पर युद्ध न हो, हिंद महासागर के आसपास के क्षेत्रों में युद्ध न हो। और इसके ही साथ साथ क्या हुआ, 1980 ईस्वी में सोवियत संघ ने भारत को कितने करोड़ की सामग्री भेजी, 1300 करोड़ की सामग्री भेजी। 1300 करोड़ की सामग्री भेजी। अब कैसी सामग्री थी, सैन्य सामग्री। सैन्य सामग्री का मतलब भारत को अपने देश की रक्षा करने के लिए जिन जिन सामग्रियों की आवश्यकता थी, चाहे वो गोले बारूद हो जाए, हथियार हो जाए, या रॉकेट लॉन्चर, या जो भी थे लड़ाकू विमान, उन सभी की मदद करने के लिए सोवियत संघ ने 1300 करोड़ यानी कि 1300 करोड़ की सामग्री भारत में भेजी थी। साथ ही 1984 में दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष की परिक्रमा करके सकुशल पृथ्वी पर लौटे थे। ये कब की घटना है, सन 1984 की। 1984 में रूस के और भारत के दोनों देशों के अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी पे वापस लौटे।
अंतरिक्ष की परिक्रमा करके। साथ ही 1985 में क्या हुआ, 1985 ईस्वी में भारत और रूस के बीच तकनीक और विज्ञान को लेकर बहुत सारे समझौते हुए। तो ये सारे समझौते दोनों देशों को आपस में करीब लाए, जिससे दोनों देशों की आर्थिक स्थिति तो अच्छी हुई, साथ ही साथ जो संबंध थे वो भी काफ़ी प्रगाढ़ होते चले गए, काफ़ी गहरे होते चले गए। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज का जो चौथा वीडियो था जिसमें आपने क्या क्या समझा, रूस में आघात चिकित्सा शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी का मतलब क्या होता है, आघात या सदमा पहुंचाकर रोगी का इलाज करना। इसका मतलब ये था कि जो समाजवादी व्यवस्था थी, सोवियत संघ के विघटन के बाद वो समाजवादी व्यवस्था समाप्त हो गई और निजी नियंत्रण देश में आने लगा, पूंजीवादी व्यवस्था आने लगा, कम्युनिस्ट शासन समाप्त हो गया। इसी को शॉक थेरेपी कहा गया, जिसके जो आर्थिक परिणाम हुए वो कुछ लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, खासतौर पे मीडियम और गरीब लोगों के लिए अच्छे नहीं थे, उनके लिए काफ़ी घातक साबित हुए। और साथ ही साथ इसके राजनीतिक परिणाम भी आपने समझा। राजनीतिक परिणाम के साथ साथ भारत का सोवियत और पूर्वी देशों के साथ क्या क्या संबंध थे, आर्थिक संबंध, राजनीतिक संबंध, इस बारे में मैंने आपको बताया। आई होप आपको ये चौथा वीडियो समझ में आया होगा जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।